हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। ये है हमारी डेली ओपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 12th लेक्चर रहेगा हमारा और एज यूजुअल हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी बात इसमें से सही है। इकोनॉमिक कंटैजियन एंड डोमिनो इफेक्ट्स refers to a situation where an adverse occurrence in a particular economy is spread to other economies। जो इकोनॉमिक कंटेजियन है उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन जहां पे जो एडवर्स अकरेंस है किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में वो दूसरी इकोनॉमीज में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। इसको आप बेसिकली फाइनेंशियल कंटेजियन भी कहते हैं और बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसी सिचुएशन का नाम होता है जहां पे पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो एडवर्स अकरेंस है वो दूसरे इकोनॉमीज में भी स्प्रेड हो जाते हैं through co-movement in the stock prices, exchange rates, sovereign spread and capital flow। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड है Dutch disease refers to a phenomena wherein a country witnesses uneven growth across the sectors due to the discovery of the natural resources। ये बात भी बिल्कुल सही है। डच डिजीज एक इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है ऐसा फेनोमेना जहां पे कंट्री विटनेस करती है अनइवन ग्रोथ अपने डिफरेंट सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्कवरी, स्पेशली लार्ज ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज नोन एज डोमिनो इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी एक कंट्री से अपनी सिमिलर कंट्रीज में फैल जाती हैं और बेसिकली ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है जो कि एक इवेंट की वजह से कॉज होता है दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है मेकोंग रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मेकोंग रिवर इसमें से कौन कौन सी कंट्री से पास होती है? तो मेकोंग रिवर एक तरह की ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में और याद रखिएगा ये दुनिया की 12th लॉन्गेस्ट रिवर है और 7th लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ठीक है, 12th वर्ल्ड की है और 7th एशिया की है। ये ओरिजिनेट होती है तिब्बतन प्लेट्यू में और फिर उसके बाद फ्लो करती है थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, और चाइना एक डैम भी बिल्ड कर रहा था लैनसैंग रिवर पे जो कि अपर हाफ है मेकोंग रिवर की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है चाइना, थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस। सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2, 3 and 4। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 14th सेंचुरी टेस्ट लीलाटी लकम। इसके बारे में 2 बातें दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। दिस इज द फर्स्ट लिटरेरी बुक इन मलयालम विच डील्स विद ग्रामर एंड पोइटिक्स। क्या ये जो किताब है ये पहली लिटरेरी बुक थी मलयालम लैंग्वेज में जो कि डील करती थी ग्रामर एंड पोइटिक्स में। द बुक वॉज कंपोज्ड इन मलयालम लैंग्वेज। एक्चुअली जो चेराज थे इन्होंने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को ड्रॉ किया था और जो टेम्पल थिएटर्स थे केरला के जो कि इस पीरियड से हमें मिलते हैं उसमें बहुत सारी स्टोरीज दिखती हैं संस्कृत एपिक्स की। तो जो पहला लिटरेरी वर्क था इसमें वो मलयालम लैंग्वेज में था और वो लगभग 12th सेंचुरी का है और ये संस्कृत में ही लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली जो 14th सेंचुरी टेक्स्ट है ये वाला लीलाती लकम ये ग्रामर एंड पोइटिक्स से डील करता है और इसको कंपोज्ड किया गया था मनी प्रवलम में, मीन्स लिटरेरी डायमंड्स एंड कोरल्स, जो कि 2 लैंग्वेजेस को रेफर करती हैं, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1, सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये बुक मलयालम लैंग्वेज में नहीं कंपोज की गई थी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। The role played by Rashtrapati in the Rashtrakuta Empire was same as the role played by the Uparika in the Pala and Pratihara empires. In the Pala and Pratihara empires, Patala was a unit below the Visaya। देखिए जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज थी पाला और प्रतिहारा एम्पायर्स में वो डिवाइडेड थी इनटू भुक्ति मीन्स प्रोविंसेस और उसके बाद फिर मंडला और विषया में। ठीक है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। मंडला आप इसको विषया भी कह सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो जो गवर्नर थे प्रोविंस के उनको हम कहते थे उपारिका और वहीं अगर हम राष्ट्रकूटा किंगडम की बात करें तो जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज थे वो डिवाइडेड थे राष्ट्र में। राष्ट्र यहाँ पे प्रोविंसेस को बोलते हैं और विसाया और भुक्ति में। ठीक है,
तो जो हेड ऑफ राष्ट्र हैं उनको हम राष्ट्रपति कहते थे। ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करते थे जैसा कि उपारिका परफॉर्म करते थे इन द पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रोल है राष्ट्रपति का इन द राष्ट्रकूटा एम्पायर वो सेम था रोल ऑफ उपारिका के इन द पाला एंड प्रतिहारा एम्पायर्स। ये बात बिल्कुल सही है। जो पाला और प्रतिहारा एम्पायर्स हैं उसमें जो विषया के नीचे होते थे उनको हम पट्टाला बोलते हैं, और जो प्रिसाइज रोल है इन यूनिट्स का वो अननोन है। ऐसा माना जाता है कि जो इनका मेन पर्पस था वो लैंड रेवेन्यू को रियलाइज करने के लिए था और कुछ अटेंशन इनको दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल ठीक थे। फिर नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी बात इसमें से सही है। ही वायलेटेड द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर फॉर थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही अपॉइंटेड हिज डॉटर टू द पोजीशन ऑफ सुल्तान। तो जो फर्स्ट ममलूक सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी डेथ हुई थी 1210 CE में। इनकी डेथ किस वजह से हुई थी? क्योंकि पोलो खेलते टाइम ये हॉर्स से गिर गए थे। इनके बाद थ्रोन पे कौन आते हैं? आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, ये सन इन लॉ होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इस थ्रोन को पाने के लिए इन्हें लड़ाई लड़नी होती है इनके सन के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने वॉयलेट किया था प्रिंसिपल ऑफ प्रिमोजेनिचर इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है ही अपॉइंटेड हिज डॉटर टू द पोजीशन ऑफ सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने अपनी जो दिल्ली की सल्तनत थी नॉर्थ इंडिया में उसको काफी ज्यादा एक्सपैंड करी थी, लेकिन इनके पास कोई भी इनके बेटे नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये अपनी डॉटर राजिया सुल्तान को अपॉइंट करते हैं एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। दोनों बातें बिल्कुल ठीक थी। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए, और अब कल हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.